हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे इंडियाज़ 2 का क्विकली कॉन्सेप्ट रिवीजन विच इज़ इन्वेंट्रीज। इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे होती है ये बताना, इन्वेंट्री की कॉस्ट कैसे डिटरमाइन होती है और मुझे क्या क्या डिस्क्लोजर्स वगैरह करने होते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। इसके स्कोप में हर तरीके की इन्वेंट्री आ जाएगी एक्सेप्ट जो अदर इंडियाज़ में कवर्ड है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कि 32,109 देखता है और एग्रीकल्चर जो कि 41 देखता है। ये अप्लाई नहीं होगा प्रोड्यूसर्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में या फिर कमोडिटी ब्रोकर ट्रेड्स में, क्योंकि उनकी जो भी वैल्यूएशन होती है वो एनआरवी लेस कॉस्ट टू सेल पे होती है और जितनी भी चेंज इन वैल्यू होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज हो जाती है। इन्वेंट्री के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इसके अंदर एफजी, डब्ल्यूआईपी और आरएम आ जाएगा। एफजी इज विच इज हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो हम बेचते हैं। डब्ल्यूआईपी जो कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में एग्जिस्ट करता है अभी भी, और आरएम जिसको कंज्यूम करके एफजी बनाया जाता है या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा कस्टमर के कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए अगर मुझे कोई और भी कॉस्ट आ रही होगी तो वो इंडियाज़ 115 कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स में कवर होती है। इन्वेंट्री की कॉस्ट में अगर कोई प्राइमरी पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट होगी तो वो इंक्लूड हो जाएगी। हाउएवर जो सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल है, पब्लिसिटी का मटेरियल है, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, तो वो इससे एक्सक्लूड हो जाता है, कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के दो मेथड्स हैं हमारे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू और फेयर वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या कहती है कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से अगर मैं कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन हटा दूं, जो कि इन्वेंट्री को उसकी प्रेजेंट कंडीशन या लोकेशन में लाने में लगेगा, या फिर कॉस्ट ऑफ सेल हटा दूं, तो उससे मेरी जो है इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी। जबकि फेयर वैल्यू कहती है कि अगर मैं इस इन्वेंट्री को बेचने जाऊं, द प्राइस विच इज रिसीव टू सेल द पर्टिकुलर एसेट और पेड ऑफ टू ट्रांसफर ऑफ पर्टिकुलर लाइबिलिटी, अगर वो एक ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन द मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक पर्टिकुलर डेट पे, वो इंडियाज़ 113 में कवर होती है विच इज़ फेयर वैल्यू। और ये हमेशा कॉस्ट रहेगी मेरी मोस्ट एडवांटेजेस या फिर उस प्रोडक्ट की प्रिंसिपल मार्केट में जाके अगर मैं इसे बेचने की ट्राई करूँ तो ये कितने में बिकेगा। एनआरवी और फेयर वैल्यू में डिफरेंस क्या होता है? एनआरवी इस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचकर मुझे जो खर्चा मिलेगा, जो पैसा मिलेगा, वो एनआरवी होगी और ये एंटिटी स्पेसिफिक रहेगी। जबकि फेयर वैल्यू अगर मैं उसकी मोस्ट एडवांटेजेस या प्रिंसिपल मार्केट में बेचने जाऊँगी तो वो मेरी फेयर वैल्यू होगी विच इज़ अ मार्केट बेस्ड मेजरमेंट, और ये एक पर्टिकुलर डेट पे वेरीफाई की जाती है। डेट वाइज माई फेयर वैल्यू गेट्स चेंज्ड। मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज को लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे वैल्यू किया जाता है। कॉस्ट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आ जाएंगे? कॉस्ट के अंदर उसको परचेज, कॉस्ट ऑफ परचेज आ जाएगी, कन्वर्जन आ जाएगी और अदर डायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगी। इफ आई टॉक अबाउट परचेज का प्राइस आ जाएगा, उसमें कोई भी टैक्सेस ड्यूटीज लगेंगे वो आ जाएंगे, ट्रांसपोर्ट हैंडलिंग का खर्चा या कोई भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस होगा तो वो आ जाएगा। उसमें से ट्रेड डिस्काउंट जो कि विच इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कॉन्टिजेंट थिंग टू हैपन इन फ्यूचर, या मुझे उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, जो कि मुझे मिलता ही मिलता है, तो वो ट्रेड डिस्काउंट इसमें कवर हो जाएंगे। लेकिन किसी भी तरीके का कैश डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये कॉन्टिजेंट है। अगर मैं उस कंडीशन को फुलफिल करूँगी तभी मुझे ये मिलता है, इसलिए ये इसमें से लेस नहीं किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में उसको बनाने का पूरा खर्चा आ जाएगा कि कितना मटेरियल लग रहा है, कितना लेबर लग रहा है, कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है, या फिर जो भी फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे वो जितने भी लगेंगे वो इसमें एलोकेट हो जाएंगे। फिर अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो उसकी करंट कंडीशन या उसको प्लेस में लाने के लिए लगाई गई है वो इंक्लूड हो जाएगी। कोई भी अब कॉस्ट है तो वो इंक्लूड नहीं होगी, स्टोरेज की कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स नहीं आएंगे और सेलिंग की कॉस्ट भी इंक्लूड नहीं होगी। और कोई भी बोरोइंग कॉस्ट विच इज़ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द इन्वेंट्री वो इंडियाज़ 23 के अकॉर्डिंग कंप्यूट होगी और इसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। दूसरा होता है एनआरवी। एनआरवी क्या है? जो हमने डिस्कस करा, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो भी होगा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन या कॉस्ट टू मेक सच सेल्स, और ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएंगे। ट्रेड डिस्काउंट में इंपॉर्टेंट बात याद करने की ये है कि या तो वो अग्रीमेंट में स्पेसिफाई होना चाहिए या प्रिवेलिंग कमर्शियल प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एंड दिस एनआरवी हर सब्सिक्वेंट पीरियड में जब जब हम इन्वेंट्री के वैल्यूएशन लगाएंगे इसमें रीअसेस होता रहेगा। नाउ देर इज़ वन क्वेश्चन दैट अराइजेज, अगर मेरा जो भी प्रोसेस है प्रोडक्शन का उसमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट आ रहा हो तो मुझे वैल्यूएशन को कैसे करना है? तो देयर कुड बी टू इंस्टेंसेस। वन इज़ कि एक प्रोडक्शन प्रोसेस से मेरे पास दो प्रोडक्ट्स बनकर आ रहे हैं, एक ए प्रोडक्ट है एक बी प्रोडक्ट है, एंड दीज बोथ आर मेन प्रोडक्ट्स। तो इस केस में क्या होगा? अगर मुझे पता होगा कि ए को बनाने में कितना लग रहा है और बी को बनाने में कितना लग रहा है, दैट इज़ द कॉस्ट इज ईजिली आइडेंटिफिएबल है, मेरे को सेपरेटली पता है, तो कॉस्ट जो होगी जो भी उस पर लगेगी वो आ जाएगी। हाउएवर अगर कॉस्ट मेरे को नहीं पता कि ए को बनाने में कितनी लगी, बी को बनाने में, तो इसको जब मैं सेल करूँगी वर्सेस इसको जो मैं सेल करूँगी, इसकी जो भी रेशो डिफाइन होगी उस रेशो में मैं उसकी कॉस्ट को, टोटल मेरा 10 लाख लगा, इनकी कॉस्ट में डिवाइड कर दूंगी। से फॉर एग्जांपल 8 लाख ए का था, 2 लाख बी का था, तो 8 लाख उसको दे दूंगी, 2 लाख उसको दे दूंगी। मतलब रेशो, सेल का रेशो विच इज़ 4:1 अगर उसका था तो।
देन इज अगर मेन प्रोडक्ट बनता है लेकिन उसके साथ एक छोटा मोटा बाय प्रोडक्ट बन जाता है तो हमें देखना पड़ेगा कि वो बाय प्रोडक्ट मटेरियल है या इमटेरियल है. नाउ इफ दैट बाय प्रोडक्ट इज मटेरियल तो उसकी वर्किंग ऐसे ही होगी, उसकी जो कॉस्ट डिफाइन होगी वो इस पर्टिकुलर जॉइंट प्रोडक्ट को ट्रीट करके होगी एज इफ जो मेरा ए मेन प्रोडक्ट बन रहा था और बी मेरा बाय प्रोडक्ट बन गया. नाउ अगर वो इमटेरियल है तो मुझे क्या करना है, मुझे बाय प्रोडक्ट को एनआरवी पे वैल्यू करना है और मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट से उसकी एनआरवी हटा के बची हुई उसकी कॉस्ट मान लेनी है. नाउ व्हाट आर द टेक्निक्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट. सबसे पहली चीज ध्यान रखने वाली ये है कि सिमिलर नेचर ऑफ इन्वेंट्री के लिए सिमिलर टेक्निक सेम टेक्निक को ही यूज किया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन कोई भी हो सकती है. देयर आर टू मेथड्स, हिस्टोरिकल एंड नॉन हिस्टोरिकल. हिस्टोरिकल मेथड कहता है फीफो पे मेथड कर लो या वेटेड एवरेज पे कर लो या फिर लीफो पे कर दो. फीफो क्या कहता है कि पहले जो आई है वो पहले जाएगी. वेटेड एवरेज कहता है कि जो जब आई है उसकी तब तक कॉस्ट ऐड होती जाएगी और वेटेड एवरेज दोबारा बनता जाएगा. इसका फॉर्मूला क्या कहता है कि जो भी इन्वेंट्री एग्जिस्टिंग पड़ी है प्लस जो भी न्यू आई है उसकी कॉस्ट को ऐड कर दो और डिवाइड कर दो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री की यूनिट्स कितनी है और नई इन्वेंट्री की यूनिट्स कितनी है. नाउ ये कॉस्ट क्या होगी, ये हर बार बदलती जाएगी विद न्यू आइटम्स प्लस एंड माइनस. देन इज द लीफो. लीफो क्या है कि जो बाद में स्टॉक आया है वो पहले चला जाएगा. ये मेथड नॉर्मली इंडेस 2 में एक्सेप्टेबल नहीं है. उसके बाद आते हैं नॉन हिस्टोरिकल मेथड्स. नॉन हिस्टोरिकल में एक स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड आता है, एक रिटेल मेथड आता है. स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड कहता है कि मेरा आरएम कितना लगा है, मेरी लेबर कितनी लगी है, मेरी कैपेसिटी कितनी यूटिलाइज हुई, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, उसका टोटल कर लेंगे. जबकि रिटेल मेथड उल्टा चलता है. वो ये बोलता है कि मैं इस इन्वेंट्री को इतने में बेच पाऊंगा, इतना मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो बची हुई मेरी उसकी कॉस्ट लग गई. उसके बाद आता है कि मैं इन्वेंट्री को कब कब एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करूंगा. एक्सपेंस कब कब रिकॉग्नाइज होगी, जब उससे रिलेटेड सेल बुक हो जाएगी तो जो भी कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री होगी वो परचेज में जाकर एक्सपेंस में डेबिट हो जाती है. उसके बाद अगर मैंने उसको एनआरवी पे वैल्यू किया बट मार्केट कंडीशंस चेंज हो गई तो मुझे उस इन्वेंट्री को वापस से राइट डाउन करना पड़ेगा क्योंकि अब मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो गई है तो मुझे उसे राइट डाउन करना पड़ेगा. तो मैं एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करूंगी. लेकिन कुछ ऐसे इंस्टेंसेस भी हो सकते हैं जहां पर ऑलरेडी रिटर्न डाउन को मुझे रिवर्स करना पड़ा हो क्योंकि अब मार्केट कंडीशन सही हो गई थी. तो इसकी जो भी नेट ऑफ वैल्यू होगी राइट डाउन माइनस उसके एनी रिवर्सल्स वो एज एन एक्सपेंस पीएनएल में चले जाएंगे. नेक्स्ट कुछ इन्वेंट्री की कॉस्ट हम एसेट बनाने में भी, मैंने फैक्ट्री में एक एसेट लगानी थी, अपनी इन्वेंट्री यूज करके एक एसेट बना दी तो उसका एक्सपेंस जो भी होगा वो रिकॉग्नाइज होगा बेस्ड ऑन द यूजफुल लाइफ ऑफ सच एसेट. देन देयर आर सम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स. क्या क्या बताना पड़ेगा कि मैं क्या पॉलिसी ऑप्ट कर रही हूँ, कौन सा मैंने ऊपर में से हिस्टोरिकल नॉन हिस्टोरिकल कौन सा मेथड यूज़ करा है. देन कैरिंग अमाउंट उसका जो भी है उसकी बाइफिकेशन देनी पड़ेगी. मर्केंडाइज के लिए इतना है, प्रोडक्शन मटेरियल WIP और FG में कितना है. उसके बाद कोई भी इन्वेंट्री अलग से अगर वो फेयर वैल्यू पे आ रही है लेस कॉस्ट टू सेल तो वो मुझे अलग से दिखानी पड़ेगी. पीएनएल में कितना अमाउंट एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज हुआ है, कितना राइट डाउन हुआ है, कितना रिवर्सल हुआ है और रिवर्सल हुआ है तो अंडर विच सर्कमस्टांसेस मैंने रिवर्स करा है वो मुझे स्पेशली डिस्क्लोज करना पड़ेगा. एंड देन मुझे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि कौन सी इन्वेंट्री मैंने प्लेज कर दिया एज अ सिक्योरिटी. तो ये सब मेरे को डिस्क्लोजर जो देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट्स. इसी के साथ हमारा ये इंडियाज 2 का रिवीजन खत्म होता है. फॉर एनी क्वेरीज और फीडबैक यू कैन कनेक्ट विद मी एट दिस email ID camegrover@gmail.com. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.